नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह स्वागत करते हैं आपके खास कार्यक्रम विश्लेषण आज का में। बोलिए आज का विश्लेषण किस पर होगा, बताइए, अंदाजा लगाइए। एकदम सही अंदाजा लगा रहे हैं। आज का विश्लेषण है G20 पर, क्योंकि बड़े बड़े संस्थानों पर तो आज फिर से सनातन का अपमान कौन कर रहा है, कुछ ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। खैर, इस बात को अधिक तूल नहीं देते हैं कि कौन कर रहा है सनातन का अपमान, क्योंकि सनातन तो जीने का तरीका है। किसी की क्या हस्ती जो उसका अपमान कर दे। बाकी चमड़े की जबान है। नेता सब त्वरित राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते ही रहते हैं। ये भारत जैसे गरीब देश की चुनावी राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। भाई, आप लोग हम पर क्यों गर्म हो रहे हैं? हम तो वही कह रहे हैं जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता कहते रहते हैं। कौन है वो बड़े नेता जो भारत को गरीब कहते हैं? पूछ रहे हैं क्या आप हमसे? भाई, जानते हैं आप उनको। हम नाम नहीं लेंगे, संवैधानिक मर्यादा का सवाल है। लेकिन चुनावी भाषणों के तहखाने से ऐसा वीडियो हम आपके लिए जरूर लाए हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सुनिए ना दादा, आप सब, हम ही बता दे क्या सब। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। इसलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। साथियों, मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़े। यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसका बहुत अच्छा प्रभाव मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा और उसे पूरा कर सकेगा। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद 70 साल में देश में जितने डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकले हैं, उससे ज्यादा डॉक्टर अगले 10-12 वर्षों में देश को मिलने जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में कितना बड़ा काम देश में हो रहा है। जब ज्यादा डॉक्टर होंगे तो देश के कोने कोने में, गांव-गांव में उतनी ही आसानी से डॉक्टर उपलब्ध होंगे। यही नया भारत है, जहां अभाव से आगे बढ़कर हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। हमारे देश में गरीबी उन्मूलन का जुमला बहुत पुराना है। कोई सत्ता गरीबी के नाम पर बनी और खत्म हुई। पूर्व पीएम इंदिरा से लेकर वर्तमान पीएम मोदी तक सभी के चुनावी घोषणाओं के तरकश में एक तीर गरीबी का होता ही है। भारत की चुनावी राजनीति में जिस नेता के गरीबी तीर ने जनता के अंतर्मन को भेदा, सरकार बनना उसकी लगभग तय हो जाती है। लेकिन जैसे ही दल सत्ता में आते हैं तो वह गरीबों को कुछ और ही दिखाने लगते हैं कि देखिए साहब, वैश्विक स्तर पर देश कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन गरीब, शोषित, वंचित को कोई इससे शायद ही फर्क पड़ता हो। इन सब बातों के इतर उनके माथे में टेंशन इस बात की रहती है कि भाई, परिवार को रोटी कैसे दे, खाना कैसे खिलाएं। हर दौर में हर नेता की छवि को जनता के सामने चमकाने के लिए वैश्विक सहारा लिया ही जाता रहा है। नहीं भरोसा तो खुद ही देख लीजिए, भले ही दौर पूर्व पीएम इंदिरा का हो या वर्तमान पीएम मोदी का। देश लोकसभा चुनाव में कुछ दिन बाद से मस्त हो जाएगा। जगह जगह पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर की भरमार होगी। चुनावी भाषणों में वादों की चिल्लम पौ भी बहुत होगी। कोई किसी को पाकिस्तान भेजेगा तो कोई कहेगा भाई जाग जाओ, सनातन पर यह आक्रमण है। कोई कहेगा विदेशों में भारत का डंका बज रहा है
तो कोई कहेगा हम एक अल्पसंख्यक समुदाय की लगा देंगे लंका। लेकिन क्या बड़े बड़े भव्य आयोजनों से देश की गरीबी दूर होगी? क्या एक व्यक्ति विशेष की छवि को भव्य दिव्य बनाने के चक्कर में देश के हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देना कितना न्याय संगत है? हम मध्यम वर्गीय देशों और परिवारों की समस्या भी यही है कि हम भौकाल टाइट करने के चक्कर में इतना खर्चा पेल देते हैं कि सवाल उठने लगते हैं। सवाल ये भी है कि क्या वैश्विक मानदंड के हिसाब से आयोजन ही जरूरी है या आम आदमी का रहन सहन, देश के नागरिकों का जीवन यापन भी वैश्विक मानदंड के हिसाब से ही सुनिश्चित होना चाहिए? जब आप में से कई लोग कहेंगे कि पिछले जितने ही देशों ने G20 समिट का आयोजन किया उनकी तुलना में हम कम नहीं दिख सकते हैं, ठीक बात है आपकी, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले हुए G20 शिखर सम्मेलनों में अन्य देशों ने कितना खर्चा किया है और वहां आम लोगों का जीवन स्तर क्या है? सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पहले ग्राफिक्स की मदद लेके समझिए कि पिछले 2016 से लेकर 2022 तक जिन देशों में G20 समिट हुआ वहां कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा लागत लगी, कितना पैसा व्यय हुआ। तो बात करते हैं वर्ष 2022 की। इंडोनेशिया ने खर्च किए 364 करोड़, 2021 इटली G20 समिट 700 करोड़, 2022 सऊदी अरब कोविड के कारण वर्चुअल बैठक हुई, 2019 जापान G20 समिट 2660 करोड़ रुपए का खर्च, 2018 अर्जेंटीना G20 समिट 931 करोड़, 2017 जर्मनी G20 समिट 931 करोड़ और 2016 चीन G20 समिट 1.9 लाख करोड़। G20 समिट 2023 में जो खर्चा हुआ उसका अनुमानित लागत लगभग 4100 करोड़ का है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिहाज से यह एक बड़ी धनराशि है। एक ट्वीट में दावा किया गया कि इस आयोजन पर सरकार ने आवंटित फंड से 300% ज्यादा खर्च किया। ट्वीट के मुताबिक सरकार ने G20 समिट पर 4100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जबकि इसके लिए पिछले बार के केंद्रीय बजट में केवल 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस तरह सरकार ने आवंटित बजट से 3110 करोड़ रुपए ज्यादा G20 आयोजन के लिए खर्च कर दिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई साहब दूसरे देशों की तुलना में हम कम नहीं दिख सकते, तो आपकी बात भी मान ली जाए, तो फिर हम कैसे अपने नागरिकों को सुविधा देने के मामले में भी दूसरे देशों की तुलना में कम दिख सकते हैं? आप दिल्ली के एक हिस्से की सुंदरता को देखकर ये नहीं कह सकते कि देश में सब जगह ही जगमग माहौल बना हुआ है। G20 में जो भारी भरकम खर्च हुआ, जिसकी भव्यता को कई देशों ने सराहा भी, क्या वह हमारे देश की असल सच्चाई को भी ऐसे ही सराहेंगे? क्या उन्हें पता है कि स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी से लेकर कुपोषण तक के मोर्चे पर भी हमारी स्थिति ऊपर उल्लेखित देशों के बराबर है या उससे बेहतर है या उससे कम है? तो वो बात भी हम आपको बता देते हैं। आपके जो स्क्रीन पर ग्राफिक्स प्लेट चल रही है, अगर आप उस पर नजर दौड़ाएं तो कई मोर्चों पर जो पिछले वर्षों में G20 की जहां जहां बैठकें हुई वहां हम काफी पीछे दिखते हैं। मसला हेल्थ इंडेक्स का हो, प्रति व्यक्ति आय का हो, नागरिक खुशहाली का हो, वैश्विक भुखमरी सूचकांक का हो, सब जगह हम पिछड़ते दिख रहे हैं। इस पिछड़तेपन में, इस विकासशील दौर में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि चंद मेहमानों के आवाभगत में एक देश 4100 करोड़ रुपए का खर्चा कर दे? ये क्या हम तमाम मजलूम, गरीब, शोषित, वंचित, दलित लोगों के साथ हास्यास्पद मजाक नहीं है कि जिनको हम पर्दे पर छुपा रहे हैं, पर्दे के पीछे छुपा रहे हैं? हरा पर्दा त्वरित आपकी सच्चाई तो छुपा सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता। अब आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद देखिए और सोचिए कि विकास के हर पैमाने पर जहां हम पिछड़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम भव्यता, सुंदरता और दिव्यता में पैसा लगा रहे हैं। एक सोशल वेलफेयर स्टेट के नाते हमारा फर्ज बनता है कि देश के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधा को पहले सुनिश्चित करें, और उसको सुनिश्चित करना सरकार का फर्ज भी है। देश के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो वह बेहतर हो,
लेकिन वह इतना भी भव्य ना हो कि लोग कहने लगे कि साहब आपने एक दो दिनों की वाहवाही के लिए गुर्बत का गहना पहन लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो G20 का आयोजन हुआ है उसकी भव्यता ने पूरे देश और विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन जब आप इलाज के लिए अस्पतालों में लंबी लाइनें देखते हैं, जब आप भूख से मरते नवजात को देखते हैं, जब आप बेरोजगारों के कारण और बेरोजगारी के कारण बेरोजगारों को आत्महत्या करते और उनकी खबर सुनते हैं, जब आप देश में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए लोगों को संघर्ष करते देखते हैं और उसी के समानांतर कुछ अमीर देशों की अगुवाई और रात्रि भोज के लिए ऐसा भव्य आयोजन देखते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि संविधान और उसकी सीख बेमानी है? क्या आपके एक घर का हिस्सा जल रहा हो तो आप दूसरे कमरे में चैन की नींद सो सकते हैं? जब आपके घर के एक हिस्से में लाश रखी हो तो आप घर के दूसरे हिस्से में आराम से भोजन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। फिर तो आप ऐसा भव्य आयोजन देखिए और मौन हो जाइए देश की दूसरी परेशानियों पर कि विश्व में तो देश का भौकाल टाइट हो ही रहा है, लेकिन ध्यान रखिए खोखले घर एक तूफान के ही मेहमान होते हैं। बाकी लाइटर नोट पे आपको छोड़े जाते हैं कि जिस G20 सम्मेलन के बाद एक कहावत और सार्थक होती दिख रही है कि दूसरों की महफिल में आकर चर्चा मेजबान की नहीं मेहमान की अधिक रही, वह थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल वाइब। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।